वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीए फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास से ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे अंग्रेजों ने अपनी सर्वोच्च सत्ता को अलग अलग नीतियों के माध्यम से स्थापित किया था, और इसमें हमने सबसे पहले बात की थी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस या सुरक्षित घेरे में रहने की नीति। इसे अंग्रेजों ने 1757 से 1813 ईस्वी के मध्य लागू किया था, और इसमें रिंग फेंस पॉलिसी के अंतर्गत पहले तो अंग्रेजों ने कई प्रकार के बफर स्टेट्स का सृजन किया था, और दूसरा सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत कई देशी रियासतों को युद्ध के द्वारा भी और संधि के माध्यम से भी अंग्रेजों की अधीनता में लाया गया था। और इस प्रकार सहायक संधि प्रथा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का काफी विस्तार किया गया। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और आज हम बात करेंगे पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, और इसका पीरियड होगा 1813 से 1858 ईस्वी। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन या अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, इसमें अधीनस्थ यानी अधीनता है और पृथक्करण भी है। तो इसका तात्पर्य है कि देशी रियासतों के वैदेशिक या बाहरी मामलों पर अंग्रेजों का नियंत्रण, और आइसोलेशन या पृथक्करण की जब बात होती है तो इसका मतलब है कि उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। और इस नीति को सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा क्रियान्वित किया गया। 1813 वो वर्ष है जबकि चार्टर एक्ट लाया गया था, और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इंग्लैंड में इस समय औद्योगिक क्रांति आरंभ हो चुकी थी। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, और निर्मित माल को बेचने के लिए उन्हें एक बड़े मार्केट की भी जरूरत थी। और इस समय वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी लाई गई। अंग्रेजों को लगा कि ये बहुत जरूरी है कि संपूर्ण भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जाए, क्योंकि इस नियंत्रण के बिना वो अपनी नीतियों को लागू नहीं कर सकते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन्हीं आवश्यकताओं के चलते ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, और सहायक संधि करते हुए उसने अनेक देशी रियासतों का विलय किया, जिसमें मध्य भारत की 145 रियासतें, काठियावाड़ की 145 रियासतें और राजपूताना की 20 रियासतें शामिल थी। राजपूताना के अलावा सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जिन्हें अधीनता में लाया गया इस समय वो थे मराठे। पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोंसले, उनको अलग अलग पृथक पृथक संधि के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता में लाया गया। और इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पंजाब और सिंध के अलावा लगभग संपूर्ण भारत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। अब इस समय जो सर्वोच्च सत्ता शुरू हुई वो किस प्रकार की है? इस समय अंग्रेजों ने सर्वोच्च सत्ता को जो स्थापित किया या इसे और आगे नया रूप दिया, तो देशी रियासतों के साथ ये बाध्यता थी कि वे दूसरी रियासत के साथ संबंध कंपनी की सहमति से ही बना सकते थे। उनके सैनिक साधनों पर भी कंपनी का नियंत्रण था, और नियंत्रण
और भी फील्ड में था। जैसे कहा गया कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन राजपूताना में जब जब उत्तराधिकार के झगड़े हुए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप किया। इसी प्रकार से जब प्रजा की तरफ से कोई असंतोष वाला सुर सुनाई देता था उस समय हस्तक्षेप हुआ। आर्थिक संकट के समय भी हस्तक्षेप किया गया। यानी ये एक प्रकार से सैद्धांतिक बात रह गई। बाकी देशी रियासतों के मामलों में अंग्रेजों ने बराबर हस्तक्षेप किया और इस प्रकार से अपनी सुप्रीमेसी उन्होंने बार बार प्रूव की। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कुछ रियासतों को एनेक्स भी किया गया, जिसमें मैसूर, कुर्ग और कछार रियासतें शामिल थी। और इसमें बहाना ये था कि यहाँ पर अव्यवस्था थी। तो इस प्रकार के विलय के द्वारा भी सर्वोच्च सत्ता को प्रदर्शित किया गया। अगला जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल जिसके समय में सर्वोच्च सत्ता अपने चरम सीमा पर पहुंची वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का पीरियड 1848 से 1856 ईस्वी के मध्य रहा। लॉर्ड डलहौजी के समय तक सर्वोच्च सत्ता जो है वो देशी रियासतों के बाहरी मामलों में जो हस्तक्षेप होता था वहाँ दिखाई देती थी। इसके अलावा सेना की अगर बात करें तो सेना पर अंग्रेजों का नियंत्रण था ही, और प्रयास ये किया गया कि कहीं सेना की संख्या बढ़ाने की तरफ कोई कदम ना उठ जाए। इस प्रकार की नीति रखी गई कि सेना में किसी प्रकार की बढ़ोतरी ना हो। लॉर्ड डलहौजी को यह भी लगता था कि अंग्रेजों का राजनीतिक नियंत्रण अब काफी अच्छे से स्थापित हो गया है। बफर स्टेट्स की उसे लगता था कि अब आवश्यकता नहीं है, तो अलग अलग तरीकों से उसने देशी रियासतों का विलय करना आरंभ कर दिया। और डलहौजी ने कई प्रकार के तरीके अपनाए। जैसे एक तरीका तो था युद्ध का। युद्ध के द्वारा पंजाब का विलय किया गया 1849 में, और बर्मा का भी विलय हुआ 1852 में। लेकिन लॉर्ड डलहौजी जिस बात के लिए सबसे ज्यादा अलोकप्रिय हुआ वो था उसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापकगत सिद्धांत। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? इस व्यापकगत सिद्धांत का आशय था कि यदि किसी देशी रियासत के शासक के कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था तो ऐसी स्थिति में उसके राज्य का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया जाएगा। और यदि उसने किसी को गोद ले लिया है तो ऐसी स्थिति में उस गोद लिए हुए उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं किया जाएगा और तब भी उस रियासत का विलय किया जाएगा। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत उसने कई रियासतों का विलय किया, जिसमें सबसे पहले सतारा का विलय हुआ 1848 में, जयपुर और संबलपुर का 1849 में, बघाट का 1850 में, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में और नागपुर का 1854 में विलय किया गया। इस व्यापकगत सिद्धांत के अतिरिक्त डलहौजी ने कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके भी रियासतों का विलय किया। और इसमें पहला नाम तो है बरार का। बरार हैदराबाद के निजाम के अधीन था और ये कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो बरार को अव्यवस्था की बात करके
ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया और अवध पर भी कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में उसका विलय कर लिया गया। अवध का जो विलय डलहौजी ने किया उसके कारण न केवल प्रजा में असंतोष फैला बल्कि चारों तरफ डलहौजी की काफी लोकप्रियता में गिरावट आई और अवध के साथ जो अंग्रेजों के संबंध थे, अगर शुरुआत से अगर देखे जाए तो अवध एक ऐसी रियासत थी जहां के नवाबों ने बराबर अंग्रेजों की आज्ञा का पालन किया एक तरीके से कि जब जब अंग्रेजों को धन की आवश्यकता होती थी उन्होंने उस आवश्यकता को पूरा किया था और जो अंग्रेज रेजिडेंट उनके दरबार में रखा जाता था वो मनचाहा हस्तक्षेप करता था और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर नवाबों ने अगर उसमें सुधार भी लाना चाहा तो बार बार उनको असहयोग किया गया और अंग्रेजों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई हेल्प उन्हें नहीं मिली और इस प्रकार से अव्यवस्था को बढ़ाया गया और फाइनली अवध का विलय कर लिया गया और अवध के विलय के द्वारा ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता ने फिर से एक मैसेज और दिया कि प्रजा के हित की और संपूर्ण भारत के हित की बात करके अंग्रेज चाहे जब भी किसी भी रियासत को हस्तक्षेप कर सकते थे उसमें और उसका विलय भी कर सकते थे। तो इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने एक साथ अनेक रियासतों का उसके पीरियड में विलय किया गया। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने कुछ रियासतों के उत्तराधिकारियों को लेकर के भी हस्तक्षेप किया और कुछ शासकों के साथ जो पेंशन जो उनकी निर्धारित थी उनके उत्तराधिकारियों को पेंशन से भी वंचित किया। जैसे एक केस है पेशवा का। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होने के पश्चात उसके उत्तराधिकारी नाना साहब की पेंशन जो दत्तक पुत्र थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई। उन्हें 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलती थी और उसे बंद कर दिया गया नाना साहब के लिए और ये कहा गया कि ये पेंशन पेशवा पद के लिए नहीं थी बल्कि बाजीराव के लिए थी। इसी प्रकार कर्नाटक का जो शासक था उसकी डेथ हो जाने के बाद में उसका जो अधिकार था या उत्तराधिकार जो उसका था वो उसके पुत्र को नहीं दिया गया, यानी वो पदवी वहीं पर समाप्त कर दी गई। इसी प्रकार 1855 में तंजौर के शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात वहां पर भी उसी प्रकार का व्यवहार किया गया और उस पद को समाप्त कर दिया गया। अर्थात इस समय तक जो ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का रूप दिखाई देता है हमें दिखता है कि वो एक एक्सट्रीम तक चला गया था और यहाँ पर अंग्रेज जहाँ भी उनको ठीक लगता या उनको लगता था कि किसी देशी रियासत में अव्यवस्था है या कुशासन का आरोप लगा करके वो उसका विलय कर सकते थे और उन्होंने किया भी। परंतु 1857 में जब रिवोल्ट हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ जितना भी असंतोष था वो एक साथ जो फूट पड़ा, उसके पश्चात इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के पश्चात अंग्रेजों को ऐसा लगा कि उन्हें अपनी नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। अंग्रेज अब तक जो ये समझते आए थे कि देशी रियासतें तुच्छ हैं और उनके साथ में किसी भी प्रकार का समानता का व्यवहार उन्होंने नहीं किया, यानी सर्वोच्च सत्ता अंग्रेज है और अधीनता की स्थिति में देशी रियासतें हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें अपनी नीति में परिवर्तन लाना चाहिए और 1857 के बाद जो सर्वोच्च सत्ता का रूप है वो हमें कुछ
अलग ही दिखाई देता है, और वो दिखता है पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन, यानी अधीनस्थ एकीकरण के रूप में। और ये डेवलप होता है 1858 से 1919 के मध्य। और 1858 से देशी रियासतों के प्रति नीति में परिवर्तन आना शुरू होता है। उन्हें ब्रिटिश सरकार का आधार स्तंभ माना गया, और विक्टोरिया ने इस प्रकार की घोषणा भी की। 1858 में उन्होंने ये घोषणा की कि अब से देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, और उनके साथ में जो पुराने समझौते किए गए थे उन्हें उसी रूप में चलने दिया जाएगा। इसी को लागू करते हुए देशी रियासतों के शासकों को सनदें जारी की गई, और उनके गोद लेने के अधिकार को उन्हें वापस लौटा दिया गया। और इस प्रकार लगभग 160 सनदें उन्हें दी गई। और इस पीरियड से 1858 से हम नीति में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता में एकदम परिवर्तन देखते हैं।